नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बच्चों की शिक्षा के हक या राइट टू एजुकेशन से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। दरअसल 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकारी सफलता वहां के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। अनुच्छेद 45 के अधीन राज्य का 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य था। ये माना गया था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें संविधान के इस निर्देश को ईमानदारी से क्रियान्वित करेंगी। इस कानून के तहत भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बीच आने वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित की गई है। कहा यह भी गया है कि प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा या फिर बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। ये भी कहा गया है कि ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है भी तो भी वो अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है, तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे तमाम प्रावधान हैं जिससे बच्चों की शिक्षा को सुनियोजित करने के उपाय किए गए हैं। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी। अभिजीत जी आपको राइट टू एजुकेशन से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका भी राइट टू एजुकेशन या बच्चों की शिक्षा से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बच्चों की शिक्षा के हक से जुड़ा कोई भी सवाल पूछकर आप यहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले जिस मुद्दे को लेकर आज हम बात कर रहे हैं, शिक्षा के अधिकार यानी कि आरटीए अधिनियम लाने के पीछे के अगर हम मकसद की बात करें तो वो मकसद क्या था? नमस्कार जी अभिजीत जी। ये जो हमारा नया कानून जो आया था ना, राइट टू एजुकेशन टू दी फ्री एजुकेशन, ये एक्चुअली आया था हमारा आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। तो आर्टिकल 21 के तहत इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया जहाँ पे एजुकेशन को भी लाइफ टू लाइफ के अंदर अंतर्गत किया है। और उसमें से ये जो हमारा 86 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसमें से ये आया था कि राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन एज बिटवीन 6 to 15। तो ये हमें इसलिए लाया गया कि हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री में एजुकेशन इज द मेन बेसिक थिंग टू बी इम्पोर्टेंट। हमारा शिक्षा जो है वो हमारा डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी है कि बच्चों को शिक्षित करना। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं और उसमें हम लोग का पता नहीं कि हम किसको चुन रहे हैं किसको नहीं चुन रहे हैं, तो ये सारे चीज हम जब तक शिक्षित नहीं होगा तो तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें आगे की क्या कार्रवाई करना है जी। तो इसीलिए हमारा जो है 86 अमेंडमेंट लाया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे आर्टिकल 21A करके इंसर्ट हुआ। पहले से आर्टिकल 21 था, अभी इसको 21A ऐड किया जहाँ पे राइट टू एजुकेशन टू दी चिल्ड्रेन जी, इसको लाने की आवश्यकता ये थी। बिल्कुल अभिजीत जी, अब ऐसे में अगर हम बात करें 6 से 14 आयु वर्ग के बीच आने वाले जो सभी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कैसे ये कानून प्रदान करता है? जी, जिसमें कि आर्टिकल 21A में ये लिखा है साफ साफ, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 years in such manner as the state may
बाय लॉ डिटरमिन। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये राज्यों की जिम्मेदारी है बच्चों को 6 साल से 14 साल तक सभी को फ्री कंपल्सरी एजुकेशन देना है और इनको स्कूल में भर्ती कराया जाएगा, इसको स्कूल में एजुकेशन शिक्षा दिया जाएगा ताकि इन्होंने आगे की पढ़ाई लिखाई और आगे की जीवन धारण करने का जो इनका जो मकसद है वो आगे फुलफिल कर सकते हैं। इसमें से एक हमारा सुप्रीम कोर्ट में ये अमेंडमेंट हुआ, इसका पहले की बात सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। एक हमारा केस हुआ था मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जहाँ पे ये राइट टू एजुकेशन टू ऑल लेवल्स के बारे में बताया गया और वहाँ पे भी ये भी बताया गया कि हमारा एजुकेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट के अधीन आना चाहिए। तो इसी सिलसिला में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए थे उन्हीं केस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि हमें चिल्ड्रेन को 6 से 14 साल बच्चे को हमें एजुकेशन कंपल्सरी करना है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को हम लोग सलाह देता है कि गवर्नमेंट अमेंडमेंट करके और इसको एक कानून के तौर पे ये करे। तो पार्लियामेंट 86 अमेंडमेंट लाया था और ये जो कानून हुआ था 2009 में ये राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक, अगर ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल हो चुकी है, 6 साल वो कंप्लीट कर चुका है और उस बच्चे का किसी भी स्कूल में दाखिला भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जो उसके पेरेंट्स या अभिभावक हैं क्या वो कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई होगा तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, उसको तुरंत एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करना चाहिए ताकि इसको एजुकेशन एडमिशन की बारे में कभी दिक्कत ना हो, क्योंकि सरकार की एक सेल भी है जहाँ पे सरकार इसी दौरान इसको हेल्प करने के लिए जिन जिन बच्चों को परीक्षा दे रहे हैं तो एडमिशन नहीं ले रहे तो वो बच्चे उसका गार्जियन वहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें इस कानून की, राइट टू एजुकेशन एक्ट की, अभिजीत जी जब हम बात कर रहे हैं तो क्या ये सरकारी के साथ साथ जो निजी स्कूल हैं यानी कि प्राइवेट स्कूल हैं उन पर भी लागू होता है क्या? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है, कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि प्राइवेट स्कूल इन सब नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। नहीं, ये गलत है क्योंकि ये कोर्ट की जो डायरेक्शन था तो ये था सभी स्कूलों में, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सरकारी और प्राइवेट, वहाँ पे लिखा था सभी स्कूलों में जी। और कोई भी स्कूल ऐसा ना हो जहाँ पे सरकार से कोई ना अनुदान ना मिले। ऐसा सरकार सभी स्कूल को अनुदान देता है और इसीलिए सभी स्कूल को जिम्मेदारी बनता है कि एक कानून को ट्रू टू सेम इसको अप्लाई करना, इसको लागू करना, ये सभी स्कूल की जिम्मेदारी है। ठीक है, दाखिले के लिए अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो कौन से दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए किसी भी बच्चे के जिसकी वजह से उसको एडमिशन मिल पाए? देखिए, मेनली जो है आपका गार्जियन की आधार कार्ड की चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए, बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र चाहिए और ये जन्म प्रमाण पत्र से उनका भर्ती हो जाएगा, क्योंकि अभी तो क्लास 5 तक तो हमारा कोई एग्जाम वगैरह की बात ही नहीं। और चाहे हम लोग का इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ पे वो लोग 1.5 साल 2 साल से भी शायद अभी आज के डेट में तो भर्ती हो जाता है। तो यही बात है कि इनका भर्ती होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और ये तुरंत उसको दिखाएगा, डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म वगैरह जो है वो दिखाने से उसको भर्ती कराया जाएगा, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी, आप बात कर रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र की, अगर उम्र प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या ऐसी स्थिति में बच्चे को दाखिला लेने से वंचित किया जा सकता है? देखिए, प्रमाण पत्र नहीं है, आप जिस के बारे में बोल रहा कि जो लोग मान लीजिए बहुत ही गरीब है जो फुटपाथ पे रहते हैं, इन लोगों का लिए तो शिक्षा मुश्किल ही है, लेकिन इन लोगों को लेके भी
बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं। मेरा भी एक जानकार है जो हमारा निजामुद्दीन रेल स्टेशन के पास जितना सारे बच्चे हैं रेलवे स्टेशन में घूमता फिरता है, इन लोगों को पढ़ाते हैं। और मैं एक जानता है ऐसे एनजीओ को जो लोग सरकार से कोई पता नहीं इनका कोई मदद मिलता है कि नहीं, फिर भी ये सारे इन सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई एनजीओ काम करता है तो सरकार को इनको भी एफिलिएशन देना चाहिए, ताकि बच्चों को ये लोग शिक्षा दे रहे पढ़ाते हैं। तो इन सारी एनजीओ को भी सरकार को देना चाहिए एफिलिएशन, क्योंकि जो लोग स्कूल में भर्ती होने के लिए जा नहीं पाते हैं, जिनका पेरेंट्स को मिनिमम एजुकेशन नहीं है बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए जी, तो उन लोगों के लिए भी बहुत एनजीओ काम करता है, मुझे पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानकारी हम लेना चाहेंगे। अनेक स्कूल ऐसे मानते हैं कि आरटीआई यानी कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत गरीब बच्चों के प्रवेश से उनके विद्यालय का जो रिजल्ट है यानी कि जो परिणाम है उसका स्तर गिर जाएगा, और वह इन बच्चों के प्रवेश को अच्छा नहीं मानते हैं। कई बार इस तरह की जानकारियां निकल कर आई हैं। ऐसे हालात में अभिभावक क्या कर सकते हैं? क्या कोई पुख्ता शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है इसको लेकर? श्योर, ऐसा है कि कभी ऐसा दिखाई देता है कि बच्चों को बाहर निकाल देते हैं और पढ़ाई में दिक्कत करता है, तो इसके लिए तो पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, और सरकार की पास तो इसका प्रशासन की है और इनका जिम्मेदारी है इसको देखना। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अभिजीत जी, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की भी छूट प्राप्त है? ट्यूशंस की जब हम बात कर रहे हैं, देखिए ट्यूशन फी के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो गरीब बच्चों को गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाने के लिए, और कोई भी किसी का भी बच्चे अगर फ्री में पढ़ना चाहता है तो उनको स्कूल में अप्लाई करना पड़ेगा और स्कूल उसको फ्री में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये कानून की यही हैसियत है कि ये फ्री एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, इस कानून की हैसियत ये है। कानून के ऊपर में लिखा ही है, ये कानून इसीलिए है कि इसमें 6 से 14 साल बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना पड़ेगा जी। आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए जो सभी निजी स्कूल हैं उनमें कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25% का जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था है, इसके बारे में जरा जानकारी दें। जी जी जी, ये है सरकार की एक स्कीम ही है। जैसे मैंने पहले बोला कि बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री में पढ़ा के दे, तो ये सरकार की एक स्कीम ही है जहाँ पे सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए 25% तक इन्होंने रिजर्व करके रख दिया गरीब बच्चों के लिए, ताकि गरीब बच्चे की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो और ये लोग पढ़ सकते हैं। इसीलिए इन लोगों के लिए रिजर्व करके रख दिया, ताकि कभी स्कूल वाला ऐसा बोलता है कि मैं हम नहीं लूंगा, तो उनके लिए वो जो 25% रिजर्वेशन जो होता है बच्चे के लिए फ्री शिक्षा के लिए, उसी कोटा में उनको भर्ती लेना जरूरी है, उसको लेना ही पड़ेगा। अब ऐसे में अगर हम बात करें स्कूलों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ की, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच किस तरह से वितरित होता है ये? जैसे कि देखिए, ये तो है एजुकेशन जो है वो स्टेट की लिस्ट में आता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट है, जो कौन कौन सी केंद्र सरकार देखेगा, कौन कौन सी राज्य सरकार देखेगा, तो उसमें से एजुकेशन जो है वो स्टेट की लिस्ट में आता है। तो इसीलिए ये स्टेट की, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ये बच्चों को पढ़ाई देना, शिक्षा देना। ये केंद्र सरकार की नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की तो जरूर एक से तो है, क्योंकि एजुकेशन हमारा केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसी से एफिलेटेड होके आता है, तो उन लोगों का तो एक से होता ही है। लेकिन ये है पूरा के पूरा राज्य की जिम्मेदारी है जी। बिल्कुल। अब इस अधिनियम के अंतर्गत अगर बात करें हम LGBT या दिव्यांग या अनाथों, भिखारियों, इन सभी के बच्चों पर भी ये प्रावधान लागू होता है क्या? श्योर, इन सभी की बच्चों के ऊपर इसके लागू होगा, क्योंकि बच्चे हमारा की है, सरकार की जिम्मेदारी है सभी बच्चों को इसको देखने के लिए। अभिजीत जी, इस कानून में क्या जो स्कूली टीचर हैं उनके संबंध में भी कुछ खास गाइडलाइन है क्या? उनको भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं इसमें?
ऐसा आपने सही बोला। अभी फिलहाल जो है हमारा, आपने सुना होगा कलकत्ता, त्रिपुरा, हिमाचल, बहुत सारे जगह में टीचर्स लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए बहुत सारे घोटाला आया, लेकिन ये हम लोग नहीं चाहे, कानून भी नहीं चाहते। कानून चाहता है कि टीचर्स लोग जो होता है उनका अपॉइंटमेंट सही तरीके से हो और टीचर्स लोग बच्चों को पढ़ाए, टाइम पे स्कूल में आ जाए, टाइम पे बच्चों को पढ़ाना, ताकि शिक्षक जो है हमारा भविष्य को तैयारी करते हैं, बच्चों को तैयारी करता है शिक्षक। अगर शिक्षक लोगों को ये जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना और इसके अपॉइंटमेंट के लिए इतना सारे घोटाला अभी निकाला, मैं तो इसको पॉलिटिकली हम नहीं बोलूंगा, फिर भी ये हमारा एक बहुत ही मुश्किल की बात अभी खड़ा हो गया कि स्कूल में टीचर मिलते नहीं, अपॉइंटमेंट मिलते नहीं, और जिनके अपॉइंटमेंट मिलता है वो 2 नंबरी गैर कानूनी से अपॉइंटमेंट मिलता है। बिल्कुल। तो फिर भी इस शिक्षकों को एक दायित्व होता है बच्चों को शिक्षा देना। इसको ऐसा कि नहीं देखना कि इसका फीस जमा होता है नहीं होता है, या तो एक गरीब है कि बच्चे है कि बड़ा लोग आदमी से उम्र वाले से आते हैं, ये नहीं, सभी बच्चे को इसको शिक्षा देना जिम्मेदारी बनता है शिक्षकों को। अगर ये ढंग से सही नहीं दे रहे शिक्षा तो इसका खिलाफ भी कार्रवाई हो सकता है, ये कानून में ये भी प्रावधान है। ठीक है, अभिजीत जी आप हमारे साथ जुड़े और आज राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।